नमस्कार साथियों, इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फोकस है मटेरियल हैंडलिंग और क्रेन सेफ्टी। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किसी नियम या कंप्लायंस बॉक्स पर टिक लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा असली मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शॉप फ्लोर हो या कंस्ट्रक्शन साइट, काम करने वाला हर एक वर्कर, हर एक ऑपरेटर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद बिल्कुल सुरक्षित अपने घर लौटे। इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही पावरफुल बात कही जाती है। ज्यादातर क्रेन एक्सीडेंट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि मशीन या क्रेन फेल हो जाती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि सेफ्टी रूल्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा सोचिए इस बारे में, जो कुछ भी दांव पर लगा है ना, वो मशीनों की ताकत से कहीं ज्यादा हम इंसानों की समझ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के कड़ाई से पालन पर टिका है। एक छोटी सी भी चूक और उसके परिणाम सच कहूं तो बेहद भयानक हो सकते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे खतरों और जोखिम की, फिर देखेंगे कानूनी नियम और इंस्पेक्शन, उसके बाद समझेंगे लिफ्टिंग के पीछे की फिजिक्स को, फिर क्लियरेंस और पर्यावरण की सीमाएं, फील्ड ऑपरेशंस की प्रैक्टिकल बातें और आखिर में सबसे जरूरी सेफ्टी के गोल्डन रूल्स। चलिए फिर बिना देरी के मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, खतरे और जोखिम। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या प्लांट में भारी मशीनरी के साथ काम करते वक्त हमें हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खतरे हर तरफ हैं। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक बूम का अचानक से कोलैप्स हो जाना, हवा में झूलते हुए कई टन भारी लोड का किसी साथी वर्कर से टकरा जाना, क्रेन का पूरी तरह पलट जाना, स्लिंग या हुक का टूट जाना, या फिर हाई वोल्टेज लाइन से इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लग जाना। ये सिर्फ ट्रेनिंग मैनुअल में लिखी किताबी बातें नहीं हैं, ये वो असल जानलेवा हादसे हैं जो फील्ड में किसी एक गलत फैसले की वजह से हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, कानूनी नियम और इंस्पेक्शन। देखिए, सेफ्टी चेक करना कोई हमारी मर्जी या चॉइस की बात नहीं है, ये बाकायदा कानून है। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ने इसके लिए बहुत सख्त नियम और डेडलाइंस तय किए हैं। चाहे ईओटी क्रेन हो, मोबाइल हो या टावर क्रेन, हर 12 महीने में एक कॉम्पिटेंट पर्सन यानी अधिकृत व्यक्ति द्वारा इसका पूरा इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। और जो लिफ्टिंग टैकल्स होते हैं ना, जैसे स्लिंग्स और शैकल्स, उनके लिए ये लिमिट हर 6 महीने की है। इसके अलावा इस्तेमाल से पहले और हर 5 से 10 साल में लोड टेस्ट करना बिल्कुल अनिवार्य है। प्लांट सुपरवाइजर्स को इन 6 महीने और 12 महीने की डेडलाइंस को ना बिल्कुल कैलेंडर में मार्क करके सख्ती से फॉलो करना होता है। आइए अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की, लिफ्टिंग की फिजिक्स। ये समझना हर ऑपरेटर के लिए एक सर्वाइवल टूल है। सेफ लिफ्टिंग की एबीसी समझने के लिए 2 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला है SWL यानी सेफ वर्किंग लोड। आसान भाषा में कहें तो ये क्रेन की मैक्सिमम सेफ कैपेसिटी है। और दूसरा है वर्किंग रेडियस। ये क्या है? ये क्रेन के सेंटर पॉइंट से लेकर लोड के सेंटर तक की सीधी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दूरी है। कोई भी सुरक्षित लिफ्टिंग ऑपरेशन इन्हीं 2 चीजों के बैलेंस पर टिका होता है। अब क्रेन बैलेंस के सबसे क्रिटिकल रूल को समझते हैं, जो सीधा बूम एंगल से जुड़ा है। रूल बहुत सिंपल है। अगर क्रेन का बूम एंगल ज्यादा है यानी बूम ऊपर की तरफ है, तो रेडियस कम होगा। इससे क्रेन की स्टेबिलिटी बेहतरीन रहेगी और वो ज्यादा वजन उठा पाएगी। लेकिन अगर बूम एंगल कम कर दिया जाए ताकि लोड को दूर तक पहुंचाया जा सके, तो रेडियस बढ़ जाता है। और जैसे ही रेडियस बढ़ता है, स्टेबिलिटी एकदम से धड़ाम से गिरती है और क्रेन पलटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए इसे एक छोटे से फॉर्मूले से समझते हैं। M = W × R, यानी लोड मोमेंट बराबर है वजन और रेडियस के गुणा के। मान लीजिए 2 मीटर के रेडियस पर 5 टन का लोड है, तो मोमेंट बना 10 टन मीटर। सब ठीक है, लेकिन जरा उसी 5 टन के लोड को 5 मीटर के रेडियस तक ले जाकर देखिए, पता है क्या होगा? ओवरटर्निंग फोर्स यानी क्रेन को पलटने वाला बल रॉकेट की तरह बढ़कर सीधा 25 टन मीटर हो जाएगा। और बस यही वो पल होता है जब एक खड़ी क्रेन अचानक पलट जाती है। ठीक है, अब आते हैं मॉड्यूल 4 पर, क्लियरेंस और एनवायरनमेंट लिमिट्स। क्योंकि फिजिक्स किसी बंद कमरे में तो काम करती नहीं है, आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अब अगर साइट पर इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, तो सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। नियम बहुत साफ हैं। 50 किलोवोल्ट तक की पावर लाइन है तो कम से कम 3 मीटर का फासला रखिए। 50 से 200 किलोवोल्ट के बीच है तो 5 मीटर की दूरी। और अगर 200 किलोवोल्ट से भी ऊपर की हैवी लाइन है तो 6 मीटर का क्लियरेंस हर हाल में मेंटेन करना है। करंट लगने यानी इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे जानलेवा हादसों से बचने का यही एक पक्का तरीका है। और हाँ, सिर्फ बिजली ही नहीं, हवा की गति यानी विंड स्पीड भी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। 32 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक डेडलाइन लिमिट है।
अगर हवा की रफ्तार इस लिमिट को क्रॉस कर रही है तो क्रेन का काम तुरंत उसी वक्त रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेज हवा में झूलता हुआ भारी लोड एक पेंडुलम की तरह बर्ताव करने लगता है और यकीन मानिए उस पेंडुलम में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी की पूरी क्रेन को जमीन पर पटक सकता है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 की ओर, फील्ड ऑपरेशंस और चेकलिस्ट्स। चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा के काम में ये नियम कैसे लागू होते हैं। किसी भी प्लांट के अंदर चलने वाली ईओटी क्रेन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। रेल स्टॉपर्स, एंड लिमिट स्विचेस और प्रॉपर अर्थिंग। ये तो टेक्निकल जरूरतें हैं ही, लेकिन इसके अलावा सुरक्षित आने जाने के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली हैंड रेल्स और सिर टकराने से बचाने के लिए 2 मीटर का हेड क्लियरेंस होना भी बिल्कुल जरूरी है। ये सारे फिजिकल गार्ड्स ना किसी भी बड़े हादसे को होने से पहले ही रोक देते हैं। अब बात करते हैं पार्किंग की। शिफ्ट खत्म होने पर मोबाइल क्रेन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसका एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। स्टेप 1, लोड को पूरी तरह और सुरक्षित जमीन पर उतारें। स्टेप 2, सारे कंट्रोल्स को न्यूट्रल में डालें। स्टेप 3, पार्किंग ब्रेक अप्लाई करें। स्टेप 4, इंजन या पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करें। और आखिरी स्टेप, आउटरिगर्स को वापस अंदर ले लें। क्रेन को स्टेबल और सेफ छोड़ने का यही सही तरीका है। एक बहुत जरूरी सवाल, लिफ्टिंग टैकल्स जैसे कि वायर रोप को हमें कब रिजेक्ट कर देना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अगर तार के स्ट्रैंड्स टूटे हुए दिखें, वर्ड केजिंग हो गई हो, तार में किंक्स यानी बल पड़ गए हों, बहुत ज्यादा जंग लगा हो या उसका डायमीटर कम हो गया हो, तो बिना एक पल सोचे उसे रिजेक्ट कर दें और आउट ऑफ सर्विस का टैग लगा दें। ये वो वार्निंग साइंस हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये टूल अब फेल होने ही वाला है। चलिए, मॉड्यूल 6, सेफ्टी नॉलेज चेक पॉइंट। अब तक जो सीखा उसे जरा टेस्ट करते हैं। जरा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में सोचिए। जॉब साइट पर काम चल रहा है तो क्रिटिकल लिफ्ट प्लान बनाना कब बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है? हाई रिस्क लिफ्ट्स को पहचानने के नियम याद होने ही चाहिए। सोचिए जरा। तो इसका सही जवाब है, क्रिटिकल लिफ्ट तब मानी जाती है जब आपका लोड क्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी के 75% से ज्यादा हो जाए, या फिर जब 2 क्रेन्स मिलकर एक साथ टैंडम लिफ्टिंग कर रही हैं। इसके अलावा अगर पावर लाइंस के बहुत करीब काम हो रहा हो या ऑपरेटर को लोड दिखाई ना दे रहा हो, यानी ब्लाइंड लिफ्टिंग हो, ऐसे हाई रिस्क हालात में एक प्रॉपर रिटन लिफ्टिंग प्लान, रिस्क असेसमेंट, एक ट्रेन्ड सिग्नलमैन और सुपरवाइजर का अप्रूवल 100% जरूरी होता है। अब आते हैं मटेरियल हैंडलिंग के उन गोल्डन रूल्स पर जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। हमेशा और हमेशा लिफ्ट करने से पहले प्लानिंग करें। क्रेन को उसकी लिमिट से ज्यादा ओवरलोड कभी ना करें। इस्तेमाल से पहले हर टूल को इंस्पेक्ट करें। सिर्फ स्टैंडर्ड हाथ के इशारों यानी सिग्नल्स का इस्तेमाल करें। हवा में लटकते हुए लोड के नीचे से कभी ना गुजरें। और सबसे जरूरी नियम, अगर साइट पर कुछ भी असुरक्षित लगे तो तुरंत काम रोक दें। अगर हमें जीरो एक्सीडेंट वर्कप्लेस बनाना है तो ये आदतें हमारे डीएनए में होनी चाहिए। चलिए इस ट्रेनिंग सेशन को एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ खत्म करते हैं। हर सुरक्षित लिफ्ट एक सफल लिफ्ट है। ठीक से प्लान कीजिए, बारीकी से इंस्पेक्शन कीजिए और पूरे फोकस के साथ सेफली ऑपरेट कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या साइट पर होने वाली अगली हर लिफ्ट को इसी तरह सही से प्लान किया जा रहा है? याद रखिए, इस नॉलेज को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे हर दिन हर लिफ्ट में लागू करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इस सेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।